नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन विद मिश्रा में आप सभी का स्वागत है। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हम अपनी ज्योग्राफी वाली बुक कर रहे थे, जो क्लास 12th की है, इंडियन वाली बुक है हमारी ये। इसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जिसका नाम क्या है, मानव विकास। आज इसमें क्या पढ़ेंगे, मानव विकास, ठीक है। जो मानव का विकास है वो किस प्रकार है भारत के संदर्भ में, यानी भारत की बुक पढ़ रहे हैं तो यानी भारत के अंदर ही पढ़ेंगे, हम भारत के लोगों के बारे में पढ़ेंगे, तो किस प्रकार है वो आज हम देखेंगे। तो आज हम इसमें देखते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है वो क्या है। देखो, सबसे पहले हमारा बनता है वो है मानव विकास, ठीक है। तो मानव विकास किसे कहते हैं, सबसे पहले हम यही देख लेते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट बोलते हैं। तो देखो क्या है, मानव विकास से तात्पर्य है लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना है, ठीक है। जो मानव विकास करना है, अगर लोगों का, अगर समाज में मानव विकास करना है तो क्या करना है, उनके विकल्प में वृद्धि करना है। जो इनके विकल्प यानी संसाधन चुनने का विकल्प है, तो उसमें वृद्धि करना है, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन देना उनको, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता बढ़ानी है, ताकि उनके विकल्प जो है वो चुन सके। तो सबसे पहले कार्य ये करना है अगर मानव विकास करना है तो, तथा उनके जीवन में सुधार लाना है। और उनके जीवन में क्या करना है, तो उसके जीवन में क्या करना है, सुधार लाना है। क्योंकि भारत में क्या गरीब लोग भी हैं, साक्षर वो निरक्षर लोग भी हैं, तो उनका क्या है, जीवन में सुधार लाना है, उनको शिक्षा देना है, उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं को अच्छा करना है। यह व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगर लोगों के अंदर क्या होगा, विकल्पों में वृद्धि होगी, ठीक है, चुनने की जो उनकी क्या नाम है, एबिलिटी है, जो इच्छा है, मतलब उनके चुनने की प्रक्रिया में ज़्यादा वृद्धि होगी, उनका जीवन स्तर सुधरेगा, तो क्या होगा, उनका जीवन में गुणात्मक सुधार होगा, ठीक। उनका जीवन होगा अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो ये मानव विकास का मतलब यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। विकल्पों में वृद्धि होनी चाहिए, जीवन स्तर सुधार होगा, जिससे कि उनका गुणात्मक परिवर्तन होगा। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या है, देखो, उच्च मानव विकास के लिए उत्तरदायी कारक, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का या समाज का या किसी देश का हमें उच्च विकास करना, मानव विकास करना है, तो उसके लिए कौन से कारक चाहिए, ठीक, कौन कौन से कारक है जिसके कारण हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा कारक आता है शैक्षिक स्थितियाँ, ठीक। अगर किसी देश का या किसी क्षेत्र का या किसी राज्य का, वहाँ का क्या शैक्षिक स्थिति है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, साक्षर होंगे, तो उस देश का मानव विकास अपने आप ही तेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है, मतलब वहाँ पे शिक्षा जो है उसको बढ़ाना चाहिए, साक्षर करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। सेकंड है आर्थिक विकास का उच्च स्तर, ठीक है। अगर जिस देश में आर्थिक विकास का उच्च स्तर होगा, मतलब उसकी जीडीपी अच्छी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो वहाँ का जो सरकार है वो समाज में कल्याण जो होगा, समाज का कल्याण ज़्यादा करेगी, शिक्षा पर ज़्यादा पैसे खर्च करेगी, जिससे कारण क्या होगा, मानव का विकास अपने आप ही हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, सेकंड, उच्च विकास का उच्च स्तर, मतलब देश का जो है आर्थिक विकास अच्छा होना चाहिए। अगर हम तीसरी की बात करें तो क्या है, सरकारी प्रयास, ठीक है। जो सरकार है उसको प्रयास करना चाहिए, जन कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी कार्य करने चाहिए, अमीर लोग हैं उनके लिए भी कार्य करना चाहिए, दोनों के लिए काम करना चाहिए, यानी कि जन कल्याण, लोगों का कल्याण करना चाहिए। जैसे सरकार ज़्यादा ज़्यादा कल्याण करेगी तो क्या होगा, जो गरीब लोग हैं उनका क्या होगा, मानव विकास अच्छा होगा, उनके पास विकल्पों में वृद्धि होगी, संसाधन अच्छे उपलब्ध हो जाएंगे। और चौथी की हम बात कर रहे हैं योजनाबद्ध विकास प्रारूप, ठीक है। जो सरकार वगैरह है या संस्था वगैरह है, तो उनको योजना बना के अपना कार्य करना चाहिए। अगर योजना बना के अपना कार्य करेगी तो अच्छे से उनका कार्य जो सफल होगा, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उपलब्ध, जो संसाधनों में वृद्धि होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उपलब्ध होगा संसाधन। तो क्या है ना, संस्था या सरकार वगैरह है, उनको योजनाबद्ध कार्य विकास करना चाहिए, ठीक है, वो योजना बना के कार्य करना चाहिए। अगर हम पाँचों पॉइंट की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाएं, ठीक। अगर जिस देश का या क्षेत्र का या राज्य का स्वास्थ्य सुविधाएं जो अच्छा होगा, ठीक है, वहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह होंगी, वहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनको भी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, तो उसका जो मानव विकास होगा बेटर होगा, अच्छा होगा। अगर लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे होंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, तो देश का आर्थिक विकास भी होगा, साथ में उनका भी सुधार होगा, उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो क्या करना है, सरकार को इस सारी चीज़ को अच्छा करना चाहिए, आर्थिक विकास भी करना चाहिए, सरकारी प्रयास भी करना चाहिए, योजनाबद्ध यानी कि योजना बना कर कार्य करना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, हॉस्पिटल ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, शिक्षा वगैरह हो सके तो सभी को उपलब्ध हो, ठीक है, ऐसा कार्य करना चाहिए सरकार को। तो ये थे हमारे उच्च मानव विकास, ठीक है। मानव का उच्च विकास किस प्रकार किया जाए, तो उसके कुछ कारक थे, तो हमने पढ़ लिया। आगे देखते हैं मानव विकास के 3 बिंदु, केंद्र बिंदु, ठीक है। अगर हम मानव विकास की बात करें तो 3 केंद्र बिंदु है, क्या क्या है।
अगर हमें मानव विकास करना तो 3 चीज़ क्या करना चाहिए। पहले स्वास्थ्य सुविधाएं, अगर जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छा होगा वो ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेगा, स्वस्थ रहेगा, तो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेगा, और वो कार्य करेगा तो क्या अगर देश का विकास होगा, आर्थिक वृद्धि में विकास देगा, अपने देश का विकास करेगा, साथ में अपने परिवार का भी देखभाल कर पाएगा और अपना भी कर पाएगा। तो क्या करेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड की हम बात करें शिक्षा, अगर जिस व्यक्ति की शिक्षा या देश के राज्य की शिक्षा अच्छी होगी तो इस देश का अपने आप मानव विकास तेज हो जाएगा। अगर तीसरी की बात करें संसाधनों तक पहुँच, ठीक है, अगर देश के स्वास्थ्य अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी होगी, तो वहाँ के लोगों का संसाधनों तक पहुँच अपने आप ही हो जाएगा। संसाधन मतलब जितने भी संसाधन वगैरह हैं, पानी, बिजली और जितनी भी और बात करें पेट्रोल, डीजल और भी जितने खाने वगैरह चाहिए, खाद्य वगैरह हैं, इन सब तक लोगों का पहुंच अपने आप ही बढ़ जाएगा अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा और शिक्षा अच्छी होगी। तो ये 3 बिंदु है मानव विकास के केंद्र बिंदु की बात करें। पेपर में अगर पूछ ले मानव विकास के केंद्र बिंदु कितने हैं तो 3 है। कौन कौन से, स्वास्थ्य है, शिक्षा और संसाधनों को पहुँच है, ठीक है। इतना आपको समझ में आएगा। अगला देखिए क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में मानव विकास सूचकांक किस राज्य का अधिक और कम है। अगर हम मानव विकास की बात करें तो किस राज्य में, भारत के अंदर बात करें तो किस राज्य का सबसे अधिक और कम है ये देखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, अगर हम ज़्यादा की बात करें तो केरल है। अगर केरल की हम बात करें तो वहाँ पर जो शिक्षा है बहुत अच्छी है। स्वास्थ्य की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी है। लिंग अनुपात यानी कि स्त्री की साक्षरता, स्त्री भी ज़्यादा है, मानव भी बराबर है, मतलब मानव जो सॉरी पुरुष और स्त्री दोनों की जनसंख्या बराबर है, इसी को बोलते हैं लिंग अनुपात, ठीक है, वो भी अच्छी है। तो जो केरल हो नंबर 1 पे, अगर इंडिया की बात करें तो नंबर 1 में कौन है, केरल है। और कम की बात करें तो कौन है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो राज्य है वहाँ पे शिक्षा वगैरह है काफ़ी कम है और मानव विकास वगैरह भी वहाँ पे कम है, ठीक है। आगे देखते हैं, विश्व में मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक देश वाला देश, अगर विश्व की बात करें, पूरे संसार की बात करें तो नंबर 1 पे कौन आता है, नॉर्वे। जो नॉर्वे देश है ये आपको पड़ेगा उत्तर की तरफ, सबसे ऊपर पड़ेगा, ठीक है। वो जो देश है उसका सबसे नंबर 1 पे अगर मानव विकास की बात करें तो नॉर्वे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इसे कौन जारी करता है। जो मानव विकास सूचकांक है इसे कोई जारी भी करता है, अगर किसी ने बनाया तो इसको जारी भी करेगा, किसी ने कौन करता है, देखो इसको जारी करता है यूएनडीपी, ठीक है। यूएनडीपी का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम, हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको जारी करता है, किसको, मानव विकास सूचकांक को। और इसकी जो स्थापना हुई थी कब बना था, 1990 में बना था। तो ये भी आपको याद रखना कब बना था, ये 1990 में। तो आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, देखो सामाजिक सशक्तिकरण मानव विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है, भारत के संदर्भ में स्पष्ट के लिए, ठीक है। सामाजिक मतलब पता है आपको, समाज में सशक्तिकरण मतलब लोगों को मजबूत करना, उनके पास संसाधन वगैरह उपलब्ध करवाना है। तो मानव विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है, सिंपल सी बात है वो तो है ही। अगर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन उपलब्ध होंगे, स्वास्थ्य सुविधा वगैरह बेटर होगा तो उनका मानव विकास सूचकांक अच्छा होगा, बेटर होगा। तो भारत के ऊपर बताना है, तो भारत के अंदर बताना है कि किसका इस प्रकार है, ठीक है। तो देखो क्या है, मानव विकास तभी सार्थक है, ठीक। तो मानव विकास तभी अच्छा होगा, तभी सफल होगा जब क्या होगा, भूख, जो जब है मनुष्य भूख, गरीबी, दास्ता, बधुआ मजदूरी और निरक्षरता आदि से मुक्त हो, ठीक है। क्या हो, वो गरीबी मतलब गरीब ना हो, बेरोजगार ना हो, मजदूरी वगैरह जो है मतलब बधुआ मजदूरी ना करे, दास्ता वगैरह निरक्षरता मतलब साक्षर वगैरह हो, स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह अच्छी हो, तभी क्या होगा, उस विकास देश का या उस राज्य का मानव विकास हो पाएगा। अगला है, यह तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति को इतना समर्थ बनाया जाए कि वह इन सब बंधनों से मुक्त हो सके। इसलिए मानव विकास को पाने के लिए सभी वर्गों को साक्षर, स्वस्थ और आत्मनिर्भर होना आवश्यक है, ठीक है। अगर मानव विकास करना है किसी देश का या राज्य का तो क्या करना है, वहाँ के जो सरकार है लोग जन कल्याण के लिए प्रयास करें, मतलब उनको जो स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ती दरों पर, जो गरीब लोग उनको सस्ती दरों पर और अच्छी तुरंत मतलब जल्दी उपलब्ध करवाएं। साक्षर वगैरह हो मतलब फ्री शिक्षा, जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों को फ्री शिक्षा वगैरह दी जाए। आत्मनिर्भर बनाना चाहिए उनको, स्वयं अपना काम करने के लिए बोलना चाहिए, दूसरे पर निर्भर ना रहने के लिए बोले। तो अगर ये तीनों चीज़ होंगे, साक्षर हो, स्वस्थ हो, मतलब अस्पताल वगैरह ज़्यादा हो, लोगों की पहुँच वहाँ तक हो सके, जो गरीब लोग वहाँ की पहुँच हो सके, आत्मनिर्भर हो, तो क्या होगा, उस देश का मानव विकास सूचकांक अपने आप ही बढ़ जाएगा या उस राज्य का, ठीक है। तो ये था हमारा सामाजिक सशक्तिकरण। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, देखो साक्षरता, ठीक है। अगर हम साक्षरता की बात करें कि किस राज्य में ज़्यादा लोग पढ़े हैं, किस राज्य में कम है, तो देखो अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो देखो क्या है, लक्षद्वीप जो है, जो लक्षद्वीप है ये क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं
और कम की हम बात करें तो दादर और नगर हवेली, जो दादर और नगर हवेली यहाँ पे कम लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो साक्षरता की बात करें तो ज़्यादा में कौन है, लक्षद्वीप। और अगर हम कम की बात करें तो दादर और नगर हवेली है। ये आपको जो राज्य हैं ये कहाँ पे, या केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ मिलेंगे, या पश्चिम के जो दिशा पश्चिम है, गुजरात वगैरह की तरफ, उधर आपको मिल जाएंगे, ये उधर है। अगर अगले की बात की हम करें तो साक्षरता जो है स्त्री में, अगर स्त्री की बात करें तो कौन से राज्य में ज़्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी है या कम है, तो देखो क्या है। अगर हम केरल की बात करें, जो केरल राज्य है वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्त्री साक्षरता, मतलब वहाँ की जो स्त्री है, महिलाएं वगैरह वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। अगर हम कम की बात करें तो वो राजस्थान है, जो राजस्थान राज्य है वहाँ पर जो महिलाएँ हैं वो काफ़ी कम पढ़ी लिखी है, वहाँ पर ज़्यादा नहीं है। अगर लिंग अनुपात की बात करें, लिंग अनुपात का मतलब है कि जो महिलाएं हैं कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है पुरुष के मुकाबले। ठीक है, तो पुरुष से महिलाएं कहाँ पे कम है, ज़्यादा या उनके बराबर है। ठीक है, तो देखते हैं। अगर उच्चतम की बात करें तो केरल है, केरल में क्या महिलाएं या पुरुष जो है बराबर है या अधिक है, यही है। ठीक है, अगर निम्नतम या कम की बात करें तो वो हमारा हरियाणा, जो हरियाणा राज्य है वहाँ पर जो महिलाएँ कम है और पुरुष अधिक है। तो हमारे कुछ क्वेश्चन थे, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए विकास अवसरों के साथ साथ वंचनाओं और का मिला जुला थैला है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो भारत है यहाँ जो विकास है वो क्या अवसर भी है, मतलब लोगों का विकास भी हो रहा है, साथ में उसके साथ कुछ कमियां भी है, मतलब गंदी बस्तियाँ वगैरह भी, अमीर लोग भी है गरीब लोग हैं, इनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, मिला जुला थैला है, ठीक है, तो दोनों लोग रहते हैं, अमीर भी रहते हैं गरीब भी रहते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इस कथन की पुष्टि उपयुक्त तर्क देकर कीजिए, तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है, देखो। तो आज हमारे इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, भारत के विकसित महानगरीय क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां जनसंख्या के एक छोटे भाग की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अगर हम महानगरीय यानी शहर वर्ग की बात करें, शहर जो है यहाँ पर कुछ जनसंख्या ऐसी रहती है जिनके पास क्या है, जो बेसिक सुविधाएं हैं यानी कि बिजली, पानी, पानी, जल, खाद्य संसाधन वगैरह, ये भी लोगों को उपलब्ध नहीं है, स्वास्थ्य वगैरह भी उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर भारत के इन्हीं शहरों की बात करो, और इन्हीं शहरों में दूसरी ओर बात करें तो गंदी बस्तियाँ हैं जहाँ की मूलभूत आवश्यकताओं का भी अभाव है। ठीक है, और इन्हीं की बात करें हम, जो जो गंदी बस्तियाँ इसी देश क्या नाम है, शहर में जो क्या है गंदी बस्तियाँ वगैरह हैं जहाँ पे क्या आती मूल आवश्यकताएं वगैरह भी नहीं है, और कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके पास विलासिता का जीवन जी रहे हैं, उनके पास अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह भी हैं। ठीक है, अगर हम इसमें सेकंड की बात करें तो क्या है, भारत में SC ST भूमिहीन कृषि मजदूरों, गरीब किसान और गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों का एक बड़ा समूह है जो हादसे किनारे पे है। दूसरी ओर चंद अमीर लोग विलासिता का जीवन जी रहे हैं। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो क्या है, गरीब लोग अधिक है। अगर हम इसी में दूसरी ओर बात करें तो क्या है, भारत के अंदर गरीब लोग भी हैं, गंदी बस्तियाँ वगैरह भी है, किसान वगैरह है जो, और क्या नाम है SC और ST मतलब जनजाति जो पिछड़ी लोग हैं, ये लोग भी हैं जो क्या किनारे यानी कि हादसे पे है। इनको जो बेसिक सुविधाएं हॉस्पिटल वगैरह है, साक्षरता पर जो है, पानी बिजली भी है, ये सब उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर दूसरी ओर बात करें, यहाँ पर कुछ अमीर लोग हैं जो क्या विलासिता का जीवन जी रहे हैं, उनके पास सब कुछ उपलब्ध है, जो अति मूल आवश्यकता है, बिजली, पानी, लग्जरी जीवन जी रहे हैं, कार वगैरह सब चीज़ है। ठीक है, तो यही है कि जो गरीब लोग हैं उनके पास बेसिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, और कुछ चंद अमीर लोग हैं उनके पास सभी जीवन है, अच्छा जीवन जी रहे हो। ठीक है, तो आपको 2 पॉइंट है समझ में आएंगे। आगे हम देखते हैं तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, देखो क्या है, स्त्री के साथ समाज में भेदभाव हो रहा है। जो स्त्री वगैरह है, महिलाएं वगैरह, उनके साथ समाज में भेदभाव हो रहा है। ठीक है, उनको क्या नौकरी वगैरह नहीं करने दिया जाता है, और क्या है, उनको ज़्यादा पढ़ाया भी लिखाया नहीं जाता है। अगर 10वीं पास के लिए, 12वीं पास के लिए, तो उनको शादी वगैरह कर लिया जाता है, मतलब कर दिया जाता है, उनको ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, यानी कि स्त्रियों के साथ महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, समाज में भेदभाव हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी तीसरा पॉइंट है। अगर हम चौथी की बात करें तो क्या है, हमने विकास के नाम पर अपनी पर्यावरणीय दशाओं को निम्नीकरण किया है और पारिस्थितिकी संकट खड़ा कर दिया है। ठीक है, जैसे कि आप लोग पता है क्या क्या, हमने ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने के लिए अपने आसपास के जो पेड़ पौधे काट दिए हैं, पर्यावरण क्या पेड़ पौधे उसको काट दिए हैं, प्रदूषण फैला दिया है हमारे आसपास। क्या नाम है, जैसे आप सभी को पता है दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है, पेड़ पौधे वगैरह काट दिए, तो आसपास जो पर्यावरण है उसको हमने निम्नीकरण किया है। ठीक है, जिसके कारण हमारी पारिस्थितिक संकट खड़ा हुआ है, आए दिन बाढ़ वगैरह आता रहता है, पानी बड़े की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, यही है चौथा पॉइंट। अगर हम पांचों पॉइंट की बात करें तो हमारा तकनीकी ज्ञान अन्य देशों के मुकाबले में काफ़ी कम है।
हमें अभी और विकास की आवश्यकता है, जिससे हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करें सकें। ठीक है, अगर हमारे तकनीकी ज्ञान की बात करें, अगर हम अपना ज्ञान की बात करें, तो अन्य देशों के मुकाबले की बात करें तो अन्य देशों में ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन हमारे देश में जो तकनीकी ज्ञान है काफ़ी कम है। इसलिए जो हमारा एक नाम पर्यावरण संकट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता रहता है। इसलिए हमें क्या है, अधिक से अधिक हमें ज्ञान की आवश्यकता है, जिससे हमारी जो प्राकृतिक संसाधन है उसके उचित उपयोग कर सकें। ठीक है, और जो प्राकृतिक संसाधन वगैरह हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह, इनको उचित उपयोग कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयोग ना करें, जिसके कारण क्या होगा, हमारे प्रकृति में यानी पर्यावरण में प्रदूषण वगैरह गंदगी वगैरह भी नहीं फैलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ वगैरह लगाना चाहिए, जिसके कारण हमारा पर्यावरण समस्या जो है निम्नीकरण नहीं होगा और अधिक अच्छा होगा, ऊंचा होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे, 5 पॉइंट थे, आपको पढ़ लेना, सही से पढ़ना थोड़ा सा और याद कर लेना। कम से कम आपको इसमें 3 से 4 पॉइंट याद रखना है, क्योंकि इसमें से ये जो क्वेश्चन है 5 या 6 नंबर में आता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।